गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, आज जो वीडियो में आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो आपके उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा से रिलेटेड रहने वाली है। वो भी जो टॉपिक है वो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ड्राइंग सब्जेक्ट के जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले थे। तो आप लोगों का बहुत लंबे समय से एक ही क्वेरी रहती थी कि सर ये बता दीजिए कि ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या पद बढ़ेंगे, हाँ या ना। तो आपको जैसे कि पूर्व में सर्वविदित था कि जैसे कि आपका विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें सिर्फ 2 पद आपके क्या थे, जनरल कैटेगरी में 2 पद आए थे, वो भी प्रवक्ता संवर्ग के लिए ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए। जो ड्राइंग सब्जेक्ट के जो पद आए थे वो भी बाद में क्या हुआ था, आयोग द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था, उसको उस श्रेणी से पृथक कर दिया गया, क्योंकि उसमें आपकी बीएड की अर्हता कंपलसरी कर दी थी। पूर्व में क्या थी, उसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन ही तक वो सीमित थी। तो इसकी वजह से जो निम्नावली संशोधन हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ था, आपका यहाँ पर वो पद इस लिस्ट से पृथक कर दिया गया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि आप तो पूरी तरीके से ये भर्ती परीक्षा में नया विज्ञापन जारी होगा, नया सिलेबस जारी होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्कैनिंग भर्ती परीक्षा हट चुकी है, अब विषयवार भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। तो क्या इस कंडीशन में क्या आपको यहाँ पर ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत जो 2 पद थे क्या वो आएंगे या फिर बढ़ते हुए पद यहाँ पर आएंगे? तो ये बड़ी ही दुविधा में आप लोग हों। तो मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि जो 2 पद हैं, 2 पदों से यहाँ पर ये लेके चलिए कि 2 से 6 पद यहाँ पर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा पदों पर यहाँ पर बढ़ोतरी असंभव है। क्योंकि टोटल अगर मैं बात करूँ वर्तमान समय में जो रिक्त पदों की संख्या अगर हम बात करें, जो पूर्व में आयोग द्वारा जो भी सूचनाएं इधर से उधर हो रही थी, चाहे शिक्षा विभाग के द्वारा जो निदेशालय स्तर को जो सूचनाएं भेजी जा रही थी, उसके आधार पर तो ड्राइंग सब्जेक्ट के 13 से 12 पद यहाँ पर रिक्त हैं। अब इसमें पदोन्नति भी होनी है, तो पदोन्नति अगर होती है तो ये लेके चले कि अगर 5 से 6 पदों में अगर पदोन्नति होती है तो जो पद शेष बचते हैं आपके 5 से 6 के आसपास वो पद शेष बचते हैं। तो ये लेके चले कि आपके 2 से लेके जो 2 पद थे, अब वो आपके 6 से 7 पदों के बीच आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा पद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो निश्चित रूप में यहाँ पर पद बढ़ेंगे। और ये लेके चले कि आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने तैयारी छोड़ दी थी कि पद आएंगे नहीं आएंगे, तो ये दुविधा में थे, तो ऐसा ना करें। ड्राइंग सब्जेक्ट की आप बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। जिस तरीके से एलटी भर्ती परीक्षा में आपने अपना पार्टिसिपेट किया था, उसमें आप लोगों का प्रदर्शन कैसा था ये आपने देखा था। और यदि आप लोगों का सब्जेक्ट अच्छा होता, ज़्यादा मेरिट तो गई नहीं है, 65 के आसपास ही ये रही है, तो अगर आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो निश्चित रूप में अगर 50 नंबर का अगर सब्जेक्ट आपका अच्छा होता, तो अगर 10-20 नंबर अगर आप फर्स्ट पेपर में खींच लेते तो निश्चित रूप में आपका यहाँ पर क्या होता, 60 के आसपास नंबर आते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो बेसिकली ये देखिए कि आपका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी कमज़ोर था उस समय, और साथ ही आपके मुताबिक कहें तो ये जो एलटी का जो फर्स्ट पेपर था वो भी आपके मुताबिक नहीं आया था। तो ये लेके चलिए कि इस बार आपको वो तमाम जो पूर्व में जो गलतियां रही थी, जो तैयारी में जो कहीं पर कमियां रह चुकी थी, जिस वजह से प्रॉपर तरीके से चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं रही, तो सारे आपके विरुद्ध रही। तो इस बार वो खामियों पर बहुत बेहतरीन तरीके से पॉलिश करते हुए, कहें उसमें मेहनत करते हुए, यहाँ पर जितने भी पद आएंगे, मान लो 4-5 पद जो भी आ रहे हैं, तो उसमें अपना आपको स्थान बनाना। अगर ये लेके चले कि आपने 210 या 12 पदों पर अपना स्थान नहीं बना पाए, तो यहाँ पर जो सिर्फ 6 पदों की बात करूँ, 7 पद जो आएंगे, तो क्या इसमें आप लोग अपना स्थान बना पाओगे? वो भी इतना बेहतरीन पेपर आएगा। ये लेके चलेगा, सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के आधार पर, जैसे आपने नेट का पेपर आपने दिया ही होगा, यूसेट का पेपर देखा, तो उसी के समकक्ष ये पेपर बनेगा। याद रखिएगा, बहुत ही ये लेके चलो कि इतना डीप पूछा जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर रहेगा। अगर पूर्वोत्तर अगर आपने ड्राइंग सब्जेक्ट का पेपर देखा होगा तो मैं जल्दी ही उस ड्राइंग पेपर को भी आपके सामने मैं साझा करूंगा, किस तरीके से पूर्व में जो ड्राइंग पेपर था उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका स्तर क्या था, वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं आकलन आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से प्रश्न पत्र बन रहा है। तो आप ये लेके चलेंगे, अगर आप बेसिकली पूरा जो सब्जेक्ट पर आधारित ये जो बनेगा पेपर, तो क्या कैसे प्रश्न आएंगे। अगर ये लेके चलेगा 150 नंबर का अगर पेपर भी होता है तो 100 नंबर का तो होगा नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, तो होगा तो आपका 150 नंबर का ही होगा। तो 150 नंबर का यदि होता है, ये लेके चलो, अगर 150 नंबर का यदि होता है
तो क्या इसमें कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन, क्या पाश्चात्य संस्कृति भी पूछी? अगर पाश्चात्य संस्कृति इसमें रख दी तो ये लेके चलिए कि घोड़े खोलने जैसे ये हो जाएंगे, इतना बारीकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने आधुनिक चित्रकारों के बारे में पूछा जाएगा। ये लेके चलिए कि अगर अभी से आप अपनी रणनीति बनाते हुए चलिएगा, अगर आप ये छोटे छोटे टॉपिकों को अगर क्लियर करते रहोगे, जैसे कि पूर्व में आपने देखा होगा आयोग द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें आपका ड्राइंग का भी सिलेबस दिया था, तो ड्राइंग के सिलेबस को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको हम कला की परिभाषा से लेकर उसके तत्व, उसकी रचना या फिर उसके सिद्धांत या फिर उसकी बनावट या जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं ना, यदि उन चीज़ों को आप अभी से ही पढ़ते हुए चलते हैं, नोट्स बनाते हुए चलते हैं, जो गलतियां आपने एलटी में करी वो चीज़ें भूल जाइए। वो पहले क्या करी थी, अब यहाँ पर ये लेके चलिए। अगर यहाँ पर 3000 या 2000 लोग भी अगर पद पर फॉर्म फिलअप करते हैं और साथ ही वो टीचर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो अभी एलटी भर्ती परीक्षा में अभी कार्यरत हैं, और वो अभ्यर्थी भी आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने अपने एलटी में ये वर्तमान समय में अपना स्थान बना रखा है। वो अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उन्होंने इतना एलटी जैसे भर्ती परीक्षा में अपना स्थान बना रखा है, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन करा, तो निश्चित रूप में उनके सिलेक्शन होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। अब आपको क्या करना, अगर उनको बीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से ही अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी और अभी से इतनी शानदार तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी कि आप उन लोगों को बीट कर सको। अभी आप लोग उन लोगों के समकक्ष नहीं है। अब ये लेके चलेगी, अगर हम देखें तो 700-800 लोगों पर एक पद है या फिर उससे ज़्यादा ही अगर ये लेके चलो, अगर मैं कहूँ 3-4 हज़ार, अगर 5 हज़ार अगर पद फॉर्म फिलअप भी होते हैं या कहीं 3 हज़ार भी अगर पद फिलअप होते हैं, तो ये लेके चलिए कि 800-900 पर एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा, तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा टफ रहेगा। मैंने अपने मैं बात करूँ, मैं सिर्फ जैसे में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने सिर्फ एक पद पर, पूरे उत्तराखंड में एक पद पर अपना स्थान बनाया था। तो आप लोगों को भी अपना स्थान बनाना होगा डेलीगेशन के साथ, बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद। अब ये लेके चलिए कि मुझे इस बार निकालना है तो निकालना है। आपके पास एक जिद होनी चाहिए। क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा होता है कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, वो जिद कर लेता है, तो वो अपनी जिद को मनाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। तो उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, इस भर्ती परीक्षा में अपना स्थान बनाने के लिए उस हद तक गिर जाना है जिस हद तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे या अपने आप में पॉलिश नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। देखिए, एक भूमि होती है ना, भूमि होती है, भूमि में एक बीज होता है। बीज जब भूमि के अंतर्गत जाते हैं तो उसके लिए खाद, पानी इत्यादि सारी चीज़ें होते हैं, उसके अनुसार जो वातावरण है उसके अनुकूल होना चाहिए, तब जाके वो ग्रोथ करता है। तो एक ही चीज़ को लेकर नहीं होता, वो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसकी ग्रोथ होती है। तो उसी तरीके से आप हर टॉपिक को लेकर चलिए, अपनी रणनीति बनाइए। अभी तक आप कितना घंटे पढ़ रहे थे वो डजंट मैटर है, वो कितना आप कर रहे थे। अब आपको अपनी आगे की रणनीतियां बनानी पड़ी। ये लेके चलिए कि आपका एलटी भर्ती का जो ये विज्ञापन है, ये 15 से 22 जुलाई के मध्य में ये जारी हो जाने वाला है, क्योंकि कार्मिक विभाग से तो सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी। अब ये शिक्षा विभाग निदेशालय में पहुंचेगा, निदेशालय से इसे आयोग में भेजेगा, तो 1-2 हफ्ते में आयोग भी इसमें अपना क्या कर देगा, जो विज्ञापन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो अगर विज्ञापन रिलीज करेगा तो ये लेके चलिए कि आपको अक्टूबर-नवंबर तक का ये समय मिलेगा। तो ये लेके चले कि इसी साल आपका ये पेपर हो जाना है। ये मत लेके चले कि बहुत पीछे होगा, क्योंकि आयोग को बहुत ढेर सारे से परीक्षाएं कंडक्ट करानी है, और भी है कि इसी को ही मद्देनजर नहीं लेके बैठ सकता है कि भैया हम इसको बाद में कराएंगे। तो बहुत ढेर सारे ऐसे पेपर हैं, यूपी पीसीएस का है, प्री पीसीएस का, उसने मेंस कराना है, वो तमाम चीज़ें। तो उसकी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी इन पदों पर क्या करना है, अधियाचन जारी करके आप लोगों का आवेदन उसने करवा देना है। तो ये लेके चले कि आयोग ने तो अपना पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, कब तक पेपर आयोजित होने जाता है, उसके क्रम में संशोधित ये पाठ्यक्रम वो कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें आपको भी ये देखने को मिलेगा कि ये पद यहाँ पर इस समय ये भरे जाएंगे। तो याद रखिएगा कि आपको जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब आप अपने वो बूढ़े माँ बापों को मद्देनजर रख के नहीं देखोगे, अगर आपको इस उम्र में भी अगर बेरोजगारी का दंश झेलना है तो आप अपने झेलते रहिए। जिसको नहीं झेलना है तो वो तो मेहनत करेगा। अगर जितने भी बहनें, जितने भी शादीशुदा बहनें जो मुझे देख रही हैं, आपने बचपन से ऐसा करना सीख गया है तो कभी तो ऐसा बनना सीख लीजिए। आप जब आप अपने मायके में रहे होंगे, अपने माँ बापों ने भी आपको यही करना दिया, आपने वहाँ पर भी पैसा मांगते रहे होंगे, जब पति से भी मांगते रहोगे, आपका ये दायित्व बनता है कि अब आप क्या करोगे, देने की आदत आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे भी उनके हाथ बटाना है। ये जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक नहीं हुआ।
बहुत से बच्चे मेरे को फ़ोन करते हैं कि सर आएंगे नहीं आएंगे बता दीजिए। तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं निश्चित रूप में पद बढ़ेंगे। आपको एक चीज़ और बता दूं आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि जैसे मेरा भी सब्जेक्ट ड्राइंग है, तो मैं आपको बता दूं यदि आप लोगों को ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी मैटर चाहिए, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, अभी मैंने ड्राइंग में 2 किताबें भी पब्लिश करी हैं। मैंने 1 किताबें भी पब्लिश कर चुका हूँ, भारत की लोक कला पर एक मैंने बुक पब्लिश करी है, और एक किताब मैं जल्दी ही आजकल मैं प्रकाशन के लिए दे दूंगा। तो ये लेके चले कि वो एनसीईआरटी बेस पर रहने वाला है, 11th 12th पर बेस है। तो अगर ये किताब आप लोगे तो निश्चित रूप में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर रहेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि प्रवक्ता भर्ती का अगर कहूँ तो संपूर्ण रूप में एक किताब को मैं बनाना चाह रहा हूँ, उस पर मैं कार्य कर भी रहा हूँ। तो वो जल्दी ही आप लोगों के सामने, शायद मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर में उसको मैं ले आऊँगा। अभी जो किताब मैं प्रकाशित कर रहा हूँ वो आपके इंटर लेवल के, और साथ ही कक्षा 6-7 जो है वहाँ पर बहुत बेसिकली चीज़ें उसमें रखी हैं। जैसे मैं मुगल काल की बात कहूँ, पहाड़ी शैली का हूँ, या फिर आपके राजस्थानी शैली का हूँ, या फिर आपके दक्षिणी शैली की बात करूँ, या क्या बोलते पटना शैली होगी, आपके पटचित्र हो गया, लघु चित्रों की बात करें, और साथ ही जितने भी आर्टिस्ट हैं, पाश्चात्य संस्कृति, नए युग का उदय है, चाहे मैं बहुत ढेर सारे ऐसे टॉपिक उसमें रखे हैं। तो वो किताब जल्दी ही मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। वो किताब आपको देवभूमि प्रकाशन में भी उपलब्ध हो जाएगी, जल्दी ही वो आप लोगों के बीच आ जाएगी। तो अगर आपको वहाँ नहीं मिलती तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो याद रखिएगा, जब ये पद आपके तो बढ़ने हैं निश्चित है, तो आप अपनी तैयारी में एकजुट होइए। एलटी की तरह इसको मत लेके चले, क्यों? एलटी का सिलेबस अलग था, प्रवक्ता का सिलेबस अलग है, और वो आपके 4600 ग्रेड पे का है, तो ये 4800 ग्रेड पे का। तो अगर ग्रेड पे में भी अगर अंतर है तो निश्चित रूप में भी यहाँ पर सब्जेक्ट और इसमें भी अलग अलग अंतर होगा। आपने देखा होगा कि इस बार बहुत ढेर सारे एलटी में बहुत ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें दुविधा थी। तो ये लेके चल, देखिए आपको इतने शानदार तरीके से तैयारी करनी है, ऐसे किताबों का चयन करना है जो बेहतर है। ये लेके चलिए कि आप 2-4 सालों में पूर्व में 2016 से लेकर अगर कहें 2020 या 24 के जो दरमियान जो प्रवक्ता की जो भर्तियां हुई थी, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास जो वो हैं मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व करिएगा। और याद रखिएगा, अभी आप लोग जितने भी एलटी की तैयारी जिन लोगों ने कर ली है वो तो छोड़िए, अब जो प्रवक्ता की जो तैयारी करी, पहले ही मैं इस पर से आपको कर दूँ, अगर इस भर्ती में आपने अपना स्थान बनाना है तो जो वो वाले नंबर वो होते हैं ना, आपके ऑप्शन वाले जो सब्जेक्ट ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बिल्कुल मत देखिए। आप जो पढ़िए पहले डीपली पढ़िए। डीपली की मैं बात कर रहा हूँ, डीपली मैं कुछ किताबें आपको दिखाना चाहूँगा। अभी मेरे पास एक ही किताब अवेलेबल है और अभी घर पे है सारी। ये देखिए, जैसे कि एनसीईआरटी बेस पर एक किताब है, ये आपके भारतीय कला का परिचय है। तो इसी तरीके से 11th की 12th की आप ये ले लीजिए, और 9th की भी मिलती है। अब तो कक्षा 6 की भी उत्तराखंड सरकार द्वारा किताब पब्लिश कर दी गई है। तो उन किताबों को भी पहले, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी की किताबें आप देखिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। तो यहाँ से अगर रणनीति के साथ अगर टॉपिक को, एक भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको इतना शानदार तरीके से पढ़िए कि दोबारा उसको आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर उससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप आसानी से उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरीके की रणनीति होनी चाहिए। तो आई थिंक ये लेके चलिए कि जो चीज़ें मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप, मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों को समझ रहे होगे, और साथ ही इस चीज़ का भी मनन कर रहे होगे कि हाँ, कि मुझे क्या करना है। अब आपको ही करना है जो करना है, ना किसी अन्य तरफ किसी को नहीं है। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये चीज़ को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, मुझे करना है तो करना, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समय धीरे धीरे आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो और रोजगार है नहीं, तो फिर देख लीजिए किस तरीके से है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो कि भैया CRP BRP में सिलेक्शन हो जाए, या फिर कहीं मैं गेस्ट टीचर में हो जाऊँ, तो अस्थायी जॉब की तरफ मत भागिए, स्थायी जॉब की तरफ भागिए। ठीक है, अगर आप प्रवक्ता की तैयारी नहीं कर सकते हैं तो समूह गौ की है, या फिर कहें अपर PCS की है, तो इनकी तैयारी में आप कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो यहाँ पर तो आपका ना CDP आनी है, ना आपके सामान्य ज्ञान आना है, तो आपका सब्जेक्ट ही आने वाला है। तो क्यों ना सब्जेक्ट पे एक बार जमकर तैयारी की जाए, उस पर अपने झंडे गाड़ दिए जाएं, अपने नाम
को फतह कर दिया जाए, जिसमें रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपका नाम, आपका रोल नंबर वहाँ पर शो होगा। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ये मत सोचिए कि यार पेपर मेरा अकॉर्डिंग नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ गया, सर ये पेपर रद्द होना चाहिए, फलाना ढिमकना, ये चीज़ें आप लोग करोगे फिर वो क्या है, एक बीन जैसे बजाना शुरू कर देते हो। नहीं हुआ, एक नंबर से रुक गया, ये भी क्या है, ये आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन प्रश्नों पर क्या करते हो, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हो। हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग, हमने आउट ऑफ सिलेबस है। अरे आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से आ गया, आपने पढ़ाई नहीं डीपली, जो भी टॉपिक होंगे उसी के अकॉर्डिंग है। अगर मैं कला के तत्वों की बात करूँ या कला की परिभाषा की बात करूँ, राजस्थानी शैली की बात करूँ, मुगल शैली की बात करूँ, या फिर पहाड़ी शैली की बात करूँ, या फिर मैं कहूँ पाश्चात्य संस्कृति की बात करूँ, या फिर लोक कलाओं की बात करूँ, तो वहां से तो क्वेश्चन बनेंगे। अब ये पूछो कि मेरे को तो पता ही नहीं था, वो वहां से पूछा जा रहा है। तो आई थिंक इस तरीके से बहाने बिल्कुल भी मत लगाइए, ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे, आप भी समझदार हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको बाद में जब ये विज्ञापन जारी होगा, तो अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी हो तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं उससे संबंधित चीजें आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।